स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और देखिए लास्ट वीडियो में हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स हम देख रहे थे और देखिए स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व किए भी थे। और देखिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 किस तरह से है। फाइंड ऑल द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस विच मैप्स द अपर हाफ प्लेन imaginary part z greater than equal 0 onto the unit circular disk mode of w less than equal 1। तो देखिए यहाँ पर ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है जो इमेजनरी पार्ट z ग्रेटर देन इक्वल 0 को इस यूनिट सर्कुलर डिस्क मोड ऑफ w लेस देन इक्वल 1 में ट्रांसफॉर्म करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ सपोज करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन द्विरेखिक रूपांतरण। तो देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम मान रहे हैं। देखिए द्विरेखिक रूपांतरण किस तरह से है, W इक्वल ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। ये देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल फॉर्म होती है। और यहाँ पर देखिए ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर हम इसको और सोल्व कर लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर से ए कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर से हम सी कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जेड प्लस बी अपॉन सी और जेड प्लस डी अपॉन सी, और इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हमने सोल्व किए थे लास्ट वीडियो में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 को भी हमने सोल्व किया था। तो देखिए जब भी इस तरह से जेड प्लेन का कोई रीजन इस तरह से डब्ल्यू प्लेन के किसी रीजन में यहाँ पर देखिए मैप्ड होता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह से सपोज करते हैं। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कॉमन ले लेते हैं, ए और सी यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया इस तरह से, यहाँ पर ए और सी हमने कॉमन लिया है तो इस तरह की फॉर्म हमें मिलेगी। और ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए हमें ए बी सी डी इनकी वैल्यूज को यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर वापस क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 किस तरह से मैप्ड हो रहा है डब्ल्यू प्लेन में इस यूनिट सर्कुलर डिस्क मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 में। तो देखिए यहाँ पर हम यही बात लिखेंगे, प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 इकाई वृत्त डिस्क यूनिट सर्कुलर डिस्क की यहाँ बात कही जा रही है और इसका जो इक्वेशन होता है मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो देखिए इसका हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हम ले लेते हैं एक जेड प्लेन और एक ले लेते हैं हम डब्ल्यू प्लेन। तो देखिए यहाँ पर ये है जेड प्लेन और ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लेन। और देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 की अगर हम बात करें, देखिए जेड का जो इमेजनरी जेड होता है क्या, वैसे एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखिए इसका जो इमेजनरी पार्ट है, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पर वाई, और वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर वाला यहाँ पर देखिए रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो रीजन है ये होगा देखिए इमेजिनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0। और यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं मोड ऑफ
W लेस देन इक्वल 1 की। देखिए ये वाला रीजन किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मोड ऑफ W लेस देन इक्वल 1 में। तो देखिए यहाँ पर ये है यूनिट सर्कुलर डिस्क, तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है ये है मोड ऑफ W लेस देन इक्वल 1। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो रीजन है वो है इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0, और यह किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस यूनिट सर्कुलर डिस्क मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1। और यहाँ पर देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1, यहाँ पर देखिए ये इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है, और यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल 1, तो इसका इंटीरियर पार्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस रीजन में देखिए ये एक्स एक्सिस भी इंक्लूड है, और यहाँ पर देखिए ये सरकमफ्रेंस भी इंक्लूड है, और ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर देखिए यू और वी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 में। और देखिए यहाँ पर हमें ऐसा ही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जो इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 को मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 में ट्रांसफॉर्म करे। तो देखिए सिंपल सी बात है, ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे जो इस रीजन को इस रीजन में ट्रांसफॉर्म करता है। तो देखिए यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 में। तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जो इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करता है। अब देखिए इसको हम यहाँ पर देखिए सेपरेट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन 0 और मोड ऑफ लेस देन 1, और यहाँ पर देखिए इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल 0 और मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1। तो देखिए यहाँ पर ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे जो इसको फॉलो करे। अब देखिए यहाँ पर हम ये वाली कंडीशन लेके आगे बढ़ेंगे, और इस कंडीशन के बेस पे देखिए हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करेंगे, और जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलेगा हम वहाँ पर प्रूफ कर देंगे कि वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस कंडीशन से मिलेगा तो वही रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, देखिए हमें वैसे तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से फाइंड करना है जो इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करे। और यहाँ पर देखिए हम ये वाली कंडीशन लेंगे, केवल इक्वल साइन वाली कंडीशन को आगे लेके चलेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेंगे। और जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा हम बता देंगे कि वह बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार द्विरेखिक रूपांतरण इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल 0 को मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में प्रतिचित्रित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल 0 को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में। और देखिए इमेजनरी पार्ट जेड होता है वाई, दैट इज वाई इक्वल 0 को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में। और देखिए वाई इक्वल 0 एक्स एक्सिस होती है जिसे हम बोलते हैं रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष। और देखिए यह तो इकाई त्रिज्या का वृत्त होता है यूनिट सर्कल। तो देखिए यहाँ पर जेड प्लेन की जो वास्तविक अक्ष है, इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष दैट इज एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष डब्ल्यू प्लेन में इकाई त्रिज्या के वृत्त के रूप में प्रतिचित्रित हो रही है। तो देखिए वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष डब्ल्यू प्लेन में इकाई त्रिज्या के वृत्त के रूप में
प्रतिचित्रित होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जेड प्लेन की वास्तविक अक्ष डब्ल्यू प्लेन में इकाई त्रिज्या के वृत्त के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जेड प्लेन की जो वास्तविक अक्ष है यह इस वृत्त में प्रतिचित्रित हो रही है। तो देखिए यहाँ पर इस वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं का रूपांतरण इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में होगा। और देखिए पिछले एग्जाम्पल में भी ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो रियल एक्सिस है यह रियल एक्सिस किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस यूनिट सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इस यूनिट सर्कल के रेस्पेक्ट में जो इन्वर्स पॉइंट होंगे, और देखिए इन्वर्स पॉइंट क्या होते हैं यहाँ पर इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, जेड का इन्वर्स पॉइंट होता है 1/z बार। और यहाँ पर देखिए ये है वास्तविक अक्ष रियल एक्सिस, इसके रेस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर इन्वर्स पॉइंट क्या होंगे, देखिए यहाँ जेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड बार। तो यहाँ इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष इन्वर्स पॉइंट क्या होंगे, जेड और जेड बार। तो देखिए यहाँ पर यह वास्तविक अक्ष ये जो रियल एक्सिस है इस यूनिट सर्कल में यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो यहाँ यूनिट सर्कल के रेस्पेक्ट में जो इन्वर्स पॉइंट होंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन इधर जेड प्लेन में इस रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट की फॉर्म में होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ वास्तविक अक्ष इस वृत्त में रूपांतरित हो रही है, तो यहाँ पर इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं का रूपांतरण इस वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में होगा। तो देखिए जेड जेड बार इस तरफ डब्ल्यू प्लेन में किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे, जेड और 1/z बार की फॉर्म में। और देखिए यही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। अतः डब्ल्यू प्लेन में इकाई त्रिज्या के वृत्त मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं, और देखिए यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन में मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु। अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन में हम कौन से बिंदु लेंगे, डब्ल्यू 1/w बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जेड और 1/z बार के द्वारा आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन है और डब्ल्यू प्लेन में देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू। तो देखिए डब्ल्यू प्लेन में जो इन्वर्स पॉइंट है इस वृत्त के सापेक्ष वो क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू 1/w बार का रूपांतरण जेड प्लेन में वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं और देखिए वास्तविक अक्ष के सापेक्ष इस एक्स अक्ष के सापेक्ष यहाँ पर प्रतिलोम बिंदु क्या होंगे, जेड जेड बार। क्योंकि देखिए यहाँ जेड है तो यहाँ क्या हो जाता है, जेड बार। आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ जेड है तो देखिए इस वास्तविक अक्ष अर्थात इस एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होता है, जेड बार होता है। और देखिए इसकी डेफिनेशन तो हम काफ़ी पहले समझ चुके हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाएंगे, जेड जेड बार। इधर वृत्त के सापेक्ष क्या है, डब्ल्यू और 1/w बार। तो देखिए यहाँ पर वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं डब्ल्यू 1/w बार का रूपांतरण जेड प्लेन में वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं, और देखिए वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होते हैं, जेड जेड बार के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक जनरल केस है। यहाँ पर देखिए वृत्त मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 के सापेक्ष जो प्रतिलोम बिंदु होंगे
वो W1/W बार होंगे, और वास्तविक अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिलोम बिंदु होंगे वह Z बार होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो वृत्त है मोड ऑफ W=1, यह किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? वास्तविक अक्ष में। तो यहाँ पर देखिए इस वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं का रूपांतरण वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर केस लेंगे, और देखिए W के स्थान पर यदि हम 0 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ 1/W बार क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए इस वृत्त के सापेक्ष इनवर्स पॉइंट क्या होंगे? 0 और इनफाइनाइट। और इस 0 इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग इधर जेड प्लेन के जो इनवर्स पॉइंट होंगे इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष, वो हम मान लेते हैं अल्फा बार। तो देखिए यहाँ पर एक हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। यदि W=0 इनफाइनाइट के संगत जेड प्लेन के संगत बिंदु अल्फा तथा अल्फा बार हैं, तो देखिए यहाँ पर W=0 इनफाइनाइट इस वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं, और इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जेड प्लेन में जो हैं वो हैं अल्फा और अल्फा बार, ये हम मान के चल रहे हैं। तो देखिए इनके करस्पॉन्डिंग जेड प्लेन के इनवर्स पॉइंट यदि अल्फा बार हैं, तो देखिए ये वाली कंडीशन हम कहाँ पुट करेंगे? देखिए कहाँ अप्लाई करेंगे? इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो देखिए W=0 और इनफाइनाइट, ठीक है, ये वृत्त के सापेक्ष यहाँ पर प्रतिलोम बिंदु हैं, और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं जेड प्लेन में, वो क्या मान लिए हमने? अल्फा बार। और अल्फा बार क्यों लिए? क्योंकि देखिए जेड प्लेन में इनवर्स पॉइंट हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? वास्तविक अक्ष के सापेक्ष। और वास्तविक अक्ष के सापेक्ष इनवर्स पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं? जेड बार की फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने जेड प्लेन के जो इनवर्स पॉइंट हैं वो किस तरह से लिए हैं? अल्फा बार। और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? W=0 इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पर W=0 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? अल्फा। तो देखिए यहाँ पर हम W=0 और जेड के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे? अल्फा। तो देखिए जेड के स्थान पर तो अल्फा, और डब्ल्यू के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? -B/c। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में समीकरण 1 से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? -B/c। और देखिए यहाँ a हम कॉमन लेंगे तो यहाँ तो देखिए हमें a मिलेगा। क्या मिलेगा? B/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -B/a। कितनी हो जाएगी? B/a। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। W=0 के करस्पॉन्डिंग कौन है? अल्फा है। तो यहाँ पर W के स्थान पर तो हम 0 पुट कर देंगे, और इधर Z के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? अल्फा। क्योंकि जेड प्लेन के पॉइंट्स हैं तो जेड के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पर अल्फा पुट करेंगे, और W के स्थान पर 0। देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? -B/a मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम इनफाइनाइट पुट करें, W के स्थान पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे? हम इनफाइनाइट। और देखिए यहाँ पर Z के स्थान पर क्या पुट करेंगे? अल्फा बार। तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट 1/0 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए अल्फा बार की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -D/c मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन फर्स्ट में W के स्थान पर इनफाइनाइट और Z के स्थान पर अल्फा बार यदि हम पुट करते हैं तो अल्फा बार की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -D/c। तो देखिए अल्फा बार हमें क्या मिल जाएगा? -D/c। और देखिए इनका यूज हम कहाँ करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इन मानों का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, तो देखिए इनका यूज जब हम इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो देखिए यहाँ पर W=a/c,
W इक्वल A बाई सी। और देखिए वो वाली इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताकि देखिए बार बार हमें ऊपर स्क्रॉल नहीं करना पड़े। तो देखिए A बाई सी क्या है, Z प्लस B अपॉन A और Z प्लस D अपॉन सी। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो देखिए B अपॉन A के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा। और देखिए D बाई सी, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा बार। तो देखिए ये वाली टर्म हमें मिलेगी, इस तरह की इक्वेशन हमें मिलेगी। और देखिए ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हमें A बाई सी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक और पर्टिकुलर केस लेंगे, और देखिए इस तरह का केस हम एग्जाम्पल 5th में भी ले चुके हैं। तो देखिए Z इक्वल 0, यहाँ पर देखिए Z इक्वल 0 के संगत मोड ऑफ W इक्वल 1 है। अतः, और देखिए यहाँ पर Z इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग मोड ऑफ W इक्वल 1 क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए वास्तविक अक्ष किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस वृत्त में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो देखिए वास्तविक अक्ष का प्रत्येक बिंदु किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, इस वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं के रूप में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये रियल एक्सिस इस यूनिट सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो यहाँ इस रियल एक्सिस का प्रत्येक पॉइंट इस यूनिट सर्कल के सरकमफ्रेंस के पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस वास्तविक अक्ष के प्रत्येक बिंदुओं का रूपांतरण यहाँ पर वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं के रूप में होगा। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं Z इक्वल 0 की। तो देखिए Z इक्वल 0 कहाँ है, यहाँ पर है, ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। तो देखिए जब x अक्ष वास्तविक अक्ष के प्रत्येक बिंदुओं का रूपांतरण इस वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं के रूप में है, तो यहाँ पर देखिए इस Z इक्वल 0 इस मूल बिंदु का रूपांतरण भी कहाँ होगा, इस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के रूप में। और यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि पर क्या है, मोड ऑफ W इक्वल 1। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर केस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मोड ऑफ Z इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग कौन है, मोड ऑफ W इक्वल 1 है। तो देखिए ये कंडीशन हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में। अतः समीकरण 2 का क्या ले लेंगे, हम मोड ले लेंगे। मापांक लेने पर, तो देखिए जैसे हम इक्वेशन सेकंड का मोड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ W इक्वल मोड ऑफ A बाई सी Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस अल्फा बार। और देखिए यहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें Z इक्वल 0 पुट करेंगे और मोड ऑफ W के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 हम पुट कर देंगे। तो देखिए 1 इक्वल मोड ऑफ A बाई सी। और देखिए यहाँ पर Z के स्थान पर क्या है, 0 माइनस अल्फा। ठीक है, Z के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बार। तो देखिए ये किस तरह से मिला है हमें, Z इक्वल 0 मोड ऑफ W इक्वल 1 रखने पर ये हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है इस इक्वेशन नंबर सेकंड में। और देखिए ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए ही हमने इक्वेशन सेकंड का क्या लिया है, मोड लिया है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 इक्वल मोड ऑफ A बाई सी। और देखिए यहाँ पर अल्फा अल्फा बार, तो देखिए यहाँ पर इसका मोड क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि देखिए मोड Z अपॉन Z बार कितना हो जाता है, 1। क्योंकि देखिए Z का मॉड्यूलस और Z बार का मॉड्यूलस बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए आपस में इस तरह से इसका रेशो 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मोड ऑफ A बाई सी की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1।
और देखिए इस तरह की कैलकुलेशन हम एग्जाम्पल नंबर 5 में भी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर a बाई सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस मापांक क्या है 1 है, और इसका कोणांक क्या ले लेते हैं हम, लेमडा ले लेते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या ले लेते हैं हम, लेमडा। तो देखिए क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा लेमडा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, मोड ऑफ जेड इक्वल आर इम्प्लाइज दैट जेड क्या हो जाता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, चरघातांक की रूप है। यहाँ समिश्र संख्या जेड का जो मापांक है वो तो आर है, इसका कोणांक हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो देखिए यहाँ मॉड्यूलस कितना है, आर, और इसका एम्पलीट्यूड हमने थीटा मान लिया। तो इस तरह से देखिए जेड इक्वल आर ई की पावर आयोटा थीटा के रूप में हम किसी भी समिश्र संख्या को लिख सकते हैं। तो देखिए ए बाई सी का यहाँ पर मॉड्यूलस तो 1 था मापांक, और यहाँ पर देखिए जो कोणांक के एम्पलीट्यूड उसे हमने लेमडा ले लिया है, और लेमडा क्या है, लेमडा कोई रियल नंबर है। तो देखिए ए बाई सी की वैल्यू को भी हमने फाइंड कर लिया है, और देखिए ए बाई सी की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ पर ए बाई सी का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए जैसे हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए हमें समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, W इक्वल ई की पावर आयोटा लेमडा, और देखिए साथ में क्या है, जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा बार। तो देखिए यहाँ पर ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है नंबर 3। और देखिए यह किस तरह का बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, किस कंडीशन में हमने फाइंड किया है। देखिए हम एक कंडीशन लेके चले थे, यह बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल 0 को मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में ट्रांसफॉर्म करता है। तो देखिए यह ऐसा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इमेजनरी पार्ट जेड इक्वल 0 को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में। लेकिन यहाँ पर हमें किस तरह का बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, जो इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 को मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 में ट्रांसफॉर्म करें। तो देखिए ये कंडीशन तो यह बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम इक्वल साइन को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इक्वल साइन को लेकर ही हमने देखिए ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया था। अब देखिए हमें बताना है कि ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को भी फॉलो करता है। इसको तो ये फॉलो करेगा ही सही, क्योंकि देखिए इसी के बेस पर हमने ये फाइंड किया है। अब देखिए ये वाली कंडीशन भी हम यहाँ पर देखिए इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू बार, और देखिए इस तरह की कैलकुलेशन हम एग्जाम्पल नंबर 5 में कर चुके हैं, और देखिए इस तरह के 4-5 एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं। आप हर एक प्रश्न को सोल्व करो, और उसके बाद देखिए कोई भी प्रॉब्लम यदि होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताओ। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ कंसीडर करके चलेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू बार -1 इक्वल, इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसी के बेस पर हम दिखाएंगे कि यह ट्रांसफॉर्मेशन किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन 0 और मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1, इसको भी ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू बार -1 को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ई की पावर आयोटा लेमडा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार, और यहाँ देखिए इसका जो कॉन्जुगेट होगा संयुग्मी आयोटा के स्थान पर क्या रख देंगे, माइनस आयोटा, और देखिए जेड का हो जाएगा जेड बार माइनस अल्फा बार, और डिनोमिनेटर में देखिए जेड बार माइनस अल्फा बार का भी बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू बार की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है, और साथ में क्या है -1। तो देखिए यहाँ पर ई की पावर 0 हो जाएगी, और देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, जेड माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार डिवाइड बाय
जेड माइनस अल्फा बार, जेड बार माइनस अल्फा माइनस वन। अब देखिए इसको आगे हम सोल्व करेंगे और देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं और हमें क्या मिलेगा, जेड माइनस अल्फा बार, जेड बार माइनस अल्फा, और यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में क्या है, जेड माइनस अल्फा, जेड बार माइनस अल्फा बार माइनस जेड माइनस अल्फा बार, और यहाँ है देखिए जेड बार माइनस अल्फा। तो देखिए सिंपली हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जेड है तो ये इसका कॉन्जुगेट है जेड बार। तो देखिए ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और देखिए जेड जेड बार हो क्या जाता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देखिए जेड जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और देखिए यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूमरेटर की, तो देखिए यहाँ पर जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करें तो जेड जेड बार मिलेगा, और यहाँ देखिए माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर अल्फा अल्फा बार हमें प्लस का मिलेगा, और यहाँ पर देखिए अल्फा अल्फा बार का मिलेगा हमें माइनस का, तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जेड हम कॉमन ले लेते हैं सिंपली, तो देखिए जेड अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ये जेड बार तो कैंसिल यहाँ, और हमें मिल जाएगा देखिए माइनस अल्फा बार। और देखिए यहाँ जेड यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए माइनस जेड, और यहाँ है माइनस अल्फा, तो यहाँ देखिए हमें मिलेगा प्लस का अल्फा। अब देखिए उसके बाद अगर हम जेड बार हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर से माइनस अल्फा, और इधर से देखिए यहाँ पर जेड बार हम कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पर देखिए जेड बार इस अल्फा बार से मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फा बार। अब देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार हम कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ देखिए जेड, और यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, माइनस जेड बार। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जेड माइनस जेड बार, तो देखिए जेड माइनस जेड बार होता क्या है, देखिए यहाँ पर जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और देखिए जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। और देखिए दोनों को यदि हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए जेड माइनस जेड बार की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, टू आयोटा वाई, और वाई क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो टू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो देखिए जेड माइनस जेड बार के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर टू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। और देखिए अल्फा माइनस अल्फा बार, इसी प्रकार अल्फा माइनस अल्फा बार क्या हो जाएगा, टू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा। और देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा बार का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, देखिए लेफ्ट साइड में है डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस वन, और डब्ल्यू डब्ल्यू बार क्या होता है, मॉड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर हम इसको और सोल्व करेंगे, मॉड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल, देखिए आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन। देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस फोर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा बार का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इमेजनरी पार्ट जेड क्या है और इमेजनरी पार्ट अल्फा क्या है, तो देखिए हम डायग्राम पे चलेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने अल्फा अल्फा बार क्या लिए थे, देखिए इस वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु लिए थे। तो देखिए यहाँ अल्फा है तो यहाँ क्या होगा, अल्फा बार। तो देखिए यहाँ अल्फा कहाँ है, इस वास्तविक अक्ष के ऊपर की ओर है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा का जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अल्फा कहाँ है, वास्तविक अक्ष के ऊपर की ओर। और देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि
वास्तविक अक्ष के ऊपर की ओर होता है, एक्स अक्ष के ऊपर की ओर होता है, तो देखिए उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखिए x अक्ष के ऊपर y का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। यहाँ अल्फा कहाँ है, x अक्ष के ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट अल्फा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसका जो साइन है, राइट साइड वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, किस पे डिपेंड करेगी, इमेजिनरी पार्ट जेड पे डिपेंड करेगी कि जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है, नेगेटिव है, और यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखिए ये मोड तो पॉजिटिव होता ही है, और यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो देखिए इसका जो भी साइन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इमेजिनरी पार्ट जेड पे डिपेंड करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर -1 लेस देन 0। यह क्वांटिटी, ये क्वांटिटी देखिए नेगेटिव कब होगी, जब इमेजिनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन 0। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट जेड की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी, तो देखिए यहाँ पर ये ओवरऑल क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, और उसी वजह से मोड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और उसका कारण मैं बता देता हूँ क्या रीजन है। इमेजिनरी पार्ट अल्फा क्या है, यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो देखिए ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, और यहाँ पर इसको भी यदि हम 0 से बड़ा ले लेते हैं, तो यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए -4 ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 से छोटी कब होगी, जब इमेजिनरी पार्ट जेड 0 से बड़ा होगा। और देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन 1 जबकि इमेजिनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन हमें मिली है ये किसके अकॉर्डिंग मिली है, देखिए यहाँ पर हमने w के स्थान पर क्या पुट किया था, ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पुट किया था। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमें मिली है। दैट इज यहाँ पर ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है वो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वो देखिए किसके अकॉर्डिंग फाइंड किया था, इमेजिनरी पार्ट जेड इक्वल 0 इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में। तो देखिए यह इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस कंडीशन में देखिए हमने यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया था, और देखिए जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0, और देखिए साथ में क्या है, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1। तो देखिए जो भी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वो किस कंडीशन में फाइंड किया था, इस कंडीशन में हमने फाइंड किया था, और वो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, इन दोनों को एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 को किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 में। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमने सबसे पहले जब बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया था तो देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया था, और देखिए जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है वो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वो फाइनली देखिए इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वही रिक्वायर्ड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अतः यहाँ पर देखिए कौन सा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है, W इक्वल ई की पावर आयोटा लेमडा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार, यही रिक्वायर्ड होगा। अतः W इक्वल ई की पावर आयोटा लेमडा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार विच इज रिक्वायर्ड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण है।
तो देखिए इस तरह से एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो जाता है और देखिए इसके बाद एग्जाम्पल 7 आप कीजिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे हमने फिफ्थ और सिक्स एग्जाम्पल में जो प्रोसेस यूज की वही प्रोसेस एग्जाम्पल 7 में आपको यूज करना है। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 किस तरह से है, वे सभी मोबियस रूपांतरण ज्ञात कीजिए। और देखिए आपको मैं बता देता हूँ, मोबियस रूपांतरण और द्विरेखिक रूपांतरण एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। द्विरेखिक रूपांतरण को मोबियस रूपांतरण भी कहते हैं। और देखिए ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखी थी तो उस वक्त देखिए मैंने आपको बताया था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। और देखिए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी सबसे पहले देखिए मोबियस नामक गणितज्ञ ने की थी। इस वजह से देखिए इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें वो सभी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जो इकाई वृत्त चक्री मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल वन को इकाई वृत्त चक्री मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन में ट्रांसफॉर्म करे। तो देखिए यहाँ पर वृत्त चक्री का मतलब क्या है, सर्कुलर डिस्क है। वृत्त डिस्क कहें या फिर देखिए वृत्त चक्री कहें, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है जो सर्कुलर डिस्क मोड ऑफ जेड लेस देन वन को सर्कुलर डिस्क मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन में ट्रांसफॉर्म करता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम सपोज करेंगे। और देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन तीनों एग्जाम्पल में देखिए इनफाइनाइट स्ट्रिप किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, यूनिट सर्कुलर डिस्क में। और यहाँ पर देखिए यूनिट सर्कुलर डिस्क किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, यूनिट सर्कुलर डिस्क में। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए मान लेते हैं हम, माना द्विरेखिक रूपांतरण। तो देखिए द्विरेखिक रूपांतरण किस तरह से हम लेंगे, यहाँ पर W इक्वल ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और देखिए यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए अपॉन सी जेड प्लस बी बाई सी, और यहाँ पर देखिए जेड प्लस डी बाई सी। यहाँ पर देखिए ए होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने सपोज किया है। और यहाँ पर देखिए ए सी बी और ये जो भी अननोन क्वांटिटीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये अननोन क्वांटिटीज़ यहाँ पर देखिए सेपरेट हो गई है, इसलिए देखिए यहाँ पर हम इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से लिखते हैं ताकि देखिए कैलकुलेशन और यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करना काफ़ी यहाँ पर सिंपल हो जाए। तो देखिए इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल वन किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन में। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल वन मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल वन में ट्रांसफॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर यह सर्कुलर डिस्क इस सर्कुलर डिस्क में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो देखिए पहले हम डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए एक हम लेंगे जेड प्लेन। तो देखिए यहाँ पर ये रहा जेड प्लेन, और एक ले लेते हैं हम डब्ल्यू प्लेन। तो देखिए डब्ल्यू प्लेन को भी यहाँ पर देखिए प्लॉट कर लेते हैं हम इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जेड प्लेन की एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है जेड प्लेन। और देखिए डब्ल्यू प्लेन की जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, यू और वी से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए जेड प्लेन की जो यूनिट सर्कुलर डिस्क है मोड ऑफ जेड इक्वल वन, और इधर भी देखिए सर्कुलर डिस्क में यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है इस तरह से।
और यहाँ पर ये क्या है देखिए, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल 1, और ये है मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1। तो देखिए यहाँ पर सर्कुलर डिस्क का ये जो रीजन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस तरह से डब्ल्यू प्लेन में इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर यूनिट सर्कुलर डिस्क में ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जो इसको इस सर्कुलर डिस्क में ट्रांसफॉर्म करे। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा केस लेके चलेंगे, देखिए मॉड ऑफ जेड इक्वल 1 किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में। और देखिए यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, और जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिलेगा हम बता देंगे, हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे कि वह बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 को मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन 1 में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे और बता देंगे कि वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर वो रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और इस तरह के देखिए दो एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, देखिए प्रश्नानुसार द्विरेखिक रूपांतरण मोड ऑफ जेड इक्वल 1 को डब्ल्यू प्लेन में मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में प्रतिचित्रित करता है। तो देखिए यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मोड ऑफ जेड इक्वल 1 को मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और देखिए मोड ऑफ जेड इक्वल 1 क्या होता है, जेड प्लेन का यूनिट सर्कल, इकाई त्रिज्या का वृत्त। और मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 क्या होता है, डब्ल्यू प्लेन का यूनिट सर्कल, इकाई त्रिज्या का वृत्त। तो देखिए यहाँ पर अर्थात जेड प्लेन में इकाई त्रिज्या का वृत्त डब्ल्यू प्लेन में इकाई त्रिज्या के वृत्त के रूप में प्रतिचित्रित होता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला वृत्त किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस वाले वृत्त में। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन में इस वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु होंगे डब्ल्यू 1 अपॉन डब्ल्यू बार, और इधर देखिए इस वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु होंगे जेड और 1 अपॉन जेड बार। और देखिए इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर क्या लिया था, जेड जेड बार लिया था। और देखिए जेड जेड बार क्यों लिया था, क्योंकि देखिए वहां पर वास्तविक अक्ष का रूपांतरण किस में हो रहा था, इकाई त्रिज्या के वृत्त में, यूनिट सर्कल में। तो देखिए वहां पर वास्तविक अक्ष के सापेक्ष हमने प्रतिलोम बिंदु लिए थे। और वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होते हैं, जेड जेड बार होते हैं। और यहाँ पर देखिए वृत्त का रूपांतरण वृत्त के रूप में है। तो देखिए इधर राइट साइड में यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन में वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु आएंगे, और लेफ्ट साइड में यहाँ जेड प्लेन में भी क्या हो गए, इस वृत्त के सापेक्ष ही प्रतिलोम बिंदु आएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस वृत्त डब्ल्यू प्लेन के वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं डब्ल्यू 1 अपॉन डब्ल्यू बार का रूपांतरण यहाँ किस तरह से होगा, इस जेड प्लेन में मोड ऑफ जेड इक्वल 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में। और देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पिछले दो एग्जाम्पल में समझ चुके हैं, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अर्थात डब्ल्यू प्लेन में इकाई वृत्त मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं, और देखिए इसके सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होते हैं, डब्ल्यू 1 अपॉन डब्ल्यू बार का रूपांतरण
जेड प्लेन में इकाई वृत्त मोड ऑफ जेड इक्वल 1 के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदुओं और देखिए इसके सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाएंगे जेड प्लेन में, जेड 1 जेड बार के रूप में होता है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है मोड ऑफ जेड इक्वल 1 की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर इस मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 के रिस्पेक्ट में जो प्रतिलोम बिंदु हैं उनका रूपांतरण किस तरह से होगा, इस मोड ऑफ जेड इक्वल 1 के प्रतिलोम बिंदुओं के रूप में। तो देखिए यहाँ पर हम अब एक पर्टिकुलर केस हम लेंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 5th और एग्जाम्पल 6 में लिया था। तो देखिए यहाँ पर यदि W इक्वल, और देखिए यहाँ पर W के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे 0, तो देखिए यहाँ पर 1/W बार क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर ये W प्लेन के इनवर्स पॉइंट्स हैं किसके रेस्पेक्ट में, मोड ऑफ W इक्वल 1 के रेस्पेक्ट में। और देखिए इनके करस्पॉन्डिंग जेड प्लेन के पॉइंट्स हम क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जेड प्लेन के बिंदु किस तरह से लेंगे हम, जेड 1/जेड बार की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम इनके करस्पॉन्डिंग क्या है अल्फा और 1/अल्फा बार है। तो देखिए ये कंडीशन हम कहाँ यूज करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 किस तरह से है, W इक्वल A/C जेड प्लस B/A और जेड प्लस D/C। तो देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं फिलहाल। देखिए इक्वेशन फर्स्ट किस तरह से है, A/C जेड प्लस B/A और जेड प्लस D/C। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखिए अप्लाई करना है। देखिए W इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग कौन है, W इक्वल 0 के करस्पॉन्डिंग है जेड इक्वल अल्फा। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट देखिए, और इस इक्वेशन फर्स्ट में देखिए W इक्वल 0 और Z इक्वल अल्फा हम पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी -B/A। और देखिए यहाँ पर हम दूसरा केस लेते हैं। देखिए W इक्वल इनफाइनाइट, और W इक्वल इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग इधर कौन है, Z इक्वल 1/अल्फा बार। तो देखिए W इक्वल हम क्या पुट कर देते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होता क्या है 1/0। और देखिए A/C, और देखिए यहाँ Z के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे 1/अल्फा बार प्लस B/A, और यहाँ पर देखिए 1/अल्फा बार प्लस D/C। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट की है, और देखिए 1/0 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1/अल्फा बार की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर -D/C। तो देखिए अल्फा बार हमें क्या मिला है, यहाँ पर अल्फा बार मिला है हमें। और वैसे देखिए यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 1/अल्फा बार की वैल्यू हमें क्या मिली है -D/C। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्लियरली, ये है 1/अल्फा बार इक्वल -D/C। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए W इक्वल इनफाइनाइट और Z इक्वल 1/अल्फा बार हम यहाँ पर पुट करेंगे, और देखिए W के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होता क्या है 1/0 A/C। और देखिए यहाँ पर Z के स्थान पर हम पुट कर रहे हैं 1/अल्फा बार। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करें तो देखिए 1/अल्फा बार की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -D/C। और देखिए वही कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन हमने किस में यूज की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जब हम यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें दो तरह के रिजल्ट हमें मिलेंगे।
अल्फा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और 1 अपॉन अल्फा बार इक्वल माइनस डी अपॉन सी। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा। यहाँ पर देखिए ए बाई सी जेड प्लस बी अपॉन ए और जेड प्लस डी बाई सी। अब देखिए ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करेंगे तो देखिए उपरोक्त मानों को समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये रही इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हमें डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए ए अपॉन सी और यहाँ पर देखिए जेड प्लस, यहाँ पर देखिए बी बाई ए की वैल्यू हम निकालें तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगी माइनस अल्फा डिवाइड बाय देखिए जेड प्लस डी बाई सी। तो देखिए डी बाई सी हमें क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस 1 अपॉन अल्फा बार। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो रिजल्ट हमें मिले थे उनका यूज़ हमने इक्वेशन फर्स्ट में किया है। अब देखिए इसको और हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अल्फ़ा बार से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए अल्फ़ा बार अपॉन सी और यहाँ पर देखिए जेड माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड अल्फ़ा बार माइनस 1। तो देखिए इस तरह की कंडीशन हमें मिली है और देखिए यहाँ पर हमें जितने भी अननोन क्वांटिटीज है जैसे ए और सी, इसकी वैल्यूज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इसके बाद हम एक पर्टिकुलर केस लेंगे और उस पर्टिकुलर केस की हेल्प से ए और सी को यहाँ से हम रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जेड इक्वल 1 के संगत मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 है। तो देखिए जेड इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग कौन है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 है। और देखिए क्यों है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए यह जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देखिए इस वाले सर्कल में। तो देखिए यहाँ पर इस वृत्त को हम किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन में इस तरह से। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये वाला वृत्त इस वृत्त में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो देखिए इस वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु का ट्रांसफॉर्म किस तरह से होगा, इस डब्ल्यू प्लेन के वृत्त पर स्थित परिधि के बिंदुओं के रूप में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु इस वृत्त की परिधि पर लेते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इधर किस तरह से होगा, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु के रूप में। तो देखिए अब हम बात करेंगे जेड इक्वल 1 की। तो देखिए जेड इक्वल 1 कहाँ है, यहाँ पर होगा। और देखिए यहाँ पर यह वृत्त इस वृत्त में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो देखिए इस वृत्त की परिधि का प्रत्येक बिंदु किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, इधर डब्ल्यू प्लेन के वृत्त की परिधि के किसी न किसी बिंदु के रूप में। तो देखिए जेड इक्वल 1 का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ होगा, इधर राइट साइड में। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 वाले वृत्त की परिधि का कोई ना कोई बिंदु होगा। ठीक है। तो देखिए जेड इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग कौन है, यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1। तो जेड इक्वल 1 का जो भी ट्रांसफॉर्म है, जो भी बिंदु यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा डब्ल्यू प्लेन में, उसका मोड भी क्या हो जाएगा 1। तो हम देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जेड इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग कौन है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1। क्योंकि देखिए इस वृत्त की परिधि का प्रत्येक बिंदु किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, इस वृत्त की परिधि के बिंदुओं के रूप में। तो इधर यदि हम कोई बिंदु लेते हैं वृत्त की परिधि पर तो उसका ट्रांसफॉर्म इधर वृत्त की परिधि पर मिलेगा और जिसका मोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए जेड इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जेड इक्वल 1 के करस्पॉन्डिंग कौन है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1। और देखिए इसको हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखिए क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पर मोड ले लेंगे। अतः दो का क्या ले लेंगे हम, मोड। मापांक लेने पर तो देखिए इसका मोड हम लेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल ए अल्फा बार अपॉन सी जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हमने मोड ले लिया है और देखिए ये वाली कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। देखिए मोड ऑफ डब्ल्यू के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे,
1 पुट कर देंगे, ए अल्फा बार अपॉन सी, और देखिए जेड के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 1। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पुट किया है, जेड इक्वल 1 मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 रखने पर। तो देखिए ये रिजल्ट कब मिला है, जब हमने ये वाला रिजल्ट यहाँ पर देखिए पुट किया है, जेड इक्वल 1 और मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1। अब देखिए इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर 1 है, ए अल्फा बार अपॉन सी। अब देखिए यहाँ पर मोड के भीतर 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार माइनस 1 है। तो देखिए यहाँ पर ये किस तरह की फॉर्म है, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मोड के भीतर यदि देखिए यहाँ पर 1 माइनस अल्फा को हम जेड ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अल्फा बार माइनस 1 क्या है, माइनस जेड बार है। क्योंकि देखिए 1 माइनस अल्फा का यदि हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो देखिए क्या आता है, 1 माइनस अल्फा बार, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे देखिए डिनोमिनेटर हमें मिल जाता है। तो देखिए यहाँ ऊपर अगर जेड है तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे की ओर माइनस जेड बार है। और देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए मोड ऑफ जेड अपॉन मोड ऑफ माइनस जेड बार, और देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो देखिए फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ए अल्फा बार अपॉन सी इक्वल 1। और देखिए यहाँ पर ए अल्फा बार अपॉन सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस क्या है, मापांक क्या है यहाँ पर 1। और देखिए इसका जो कोणांक है एम्पलीट्यूड वो हम मान लेते हैं लेमडा, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा लेमडा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और वैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, देखिए मोड ऑफ जेड इक्वल आर इम्प्लाइज दैट जेड क्या हो जाता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा क्या है, इस जेड का एम्पलीट्यूड है, कोणांक है। तो यहाँ पर देखिए हम कोणांक क्या ले लेते हैं, इस ए अल्फा बार अपॉन सी का लेमडा। और देखिए लेमडा क्या है, लेमडा कोई रियल नंबर है। अब देखिए इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखिए ये जो वैल्यू हमें मिली है यह मान कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर। तो देखिए हमें W क्या मिल जाएगा, W ई की पावर आयोटा लेमडा, और देखिए साथ में क्या है, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार माइनस 1, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार माइनस 1। तो देखिए ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मोड ऑफ जेड इक्वल 1 को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्योंकि देखिए यही कंडीशन लेके हमने यहाँ पर देखिए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया था। सबसे पहले हमने देखिए यही माना था यहाँ पर मोड ऑफ जेड इक्वल 1 किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में। तो देखिए उसी प्रोसेस से यहाँ पर देखिए हमें ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है। तो देखिए हम क्या कहेंगे, जो कि ऐसा द्विरेखिक रूपांतरण है जो मोड ऑफ जेड इक्वल 1 को मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में ट्रांसफॉर्म करता है, प्रतिचित्रित करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसा बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जो मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल 1 को किस में ट्रांसफॉर्म करे, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 में ट्रांसफॉर्म करे। तो देखिए यहाँ पर मोड ऑफ जेड इक्वल 1 को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल 1 में। तो देखिए ये कंडीशन तो हमने यहाँ पर बता दी है। अब हम कौन सी कंडीशन बताएंगे कि मोड ऑफ जेड लेस देन 1 किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन 1 में। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन हमें और बतानी है, हमें बताना है कि ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसे फॉलो कर रहा है, ये इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम बता देंगे। और देखिए इस तरह के 2 एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर
5 और एग्जाम्पल नंबर 6। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाई थी। हम W(((-1) लेके चले थे, तो देखिए यहाँ भी हम क्या लेके चलेंगे, W((((-1)। तो देखिए अब यहाँ W((((-1) इक्वल, तो देखिए W की वैल्यू क्या है यहाँ पर, e⁻i Z माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार -1, और इसका कॉन्जुगेट हम ले लेंगे -i जेड बार माइनस अल्फा बार, और देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे तो जेड का तो जेड बार और अल्फा बार का भी बार, तो कितना हो जाएगा अल्फा -1 और -1। अब देखिए इसको हम सोल्व करें तो देखिए जेड माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार डिवाइड बाय जेड अल्फा बार -1 जेड बार अल्फा -1, ये लीजिए। अब देखिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में क्या है, जेड माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा बार माइनस, यहाँ पर एलसीएम के बाद देखिए क्या मिलेगा, जेड अल्फा बार -1 जेड बार अल्फा -1। अब देखिए यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को देखें तो देखिए ये जेड है तो ये क्या है, जेड बार है, और देखिए जेड जेड बार क्या हो जाता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर ऊपर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए जेड जेड बार, देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। देखिए अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जेड जेड बार, और वो क्या हो जाता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और देखिए जेड को हम अल्फा बार से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जेड अल्फा बार, और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सिंपली, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, जेड बार अल्फा प्लस अल्फा अल्फा बार दैट इज मॉड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जेड अल्फा बार और यहाँ जेड बार अल्फा, तो देखिए यहाँ पर जेड जेड बार अल्फा अल्फा बार हमें मिलेगा, तो मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। और देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जेड अल्फा बार, और देखिए यहाँ -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और यहाँ +1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, जेड बार अल्फा -1। तो देखिए इस तरह की कंडीशन हमें मिली है। अब देखिए इसको हम और आगे कैलकुलेट करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर, जेड अल्फा बार -1 का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। देखिए जेड अल्फा बार ये वाली टर्म देखिए इससे कैंसिल हो रही है, और देखिए जेड बार अल्फा इससे कैंसिल हो रही है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर और प्लस मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस मोड जेड का होल स्क्वायर मोड अल्फा का होल स्क्वायर। तो देखिए 3 टर्म हो गई है, और यहाँ पर देखिए -1 लास्ट में क्या बचेगा, -1। अब देखिए यहाँ पर इसका साइन हमें देखना है, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर के भी यहाँ पर फैक्टर करने होंगे। तो देखिए फैक्टर किस तरह से होंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट थर्ड टर्म से हम क्या ले लेंगे, मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस मोड अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, जेड अल्फा बार -1 का होल स्क्वायर। और देखिए फाइनली यहाँ पर हमें फैक्टर मिल चुके हैं, मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर -1, और देखिए कॉमन क्या ले रहे हैं हम, 1 माइनस मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, जेड अल्फा बार -1 का होल स्क्वायर, और देखिए लेफ्ट साइड में क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू डब्ल्यू बार -1, तो देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू बार क्या हो जाता है, मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए इस तरह की कंडीशन हमें यहाँ पर मिली है। अब देखिए इस राइट साइड वाली टर्म का हमें देखना है कि यहाँ साइन क्या है।
और देखिए यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा बार की अगर हम बात करें तो देखिए डायग्राम पे हम चलेंगे और देखिए डायग्राम में देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा बार क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन से इन्वर्स पॉइंट लिए थे, देखिए जेड प्लेन में हमने इन्वर्स पॉइंट लिए थे Z1/Z बार। और यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर केस लिया था W=0 इनफाइनाइट के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर देखिए इन्वर्स पॉइंट क्या हो जाएंगे जेड प्लेन में, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा बार। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा यदि यहाँ पर वृत्त के भीतर की ओर है तो देखिए 1/अल्फ़ा बार कहाँ होगा, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अल्फा क्या है, वृत्त के भीतर की ओर है। तो देखिए यहाँ पर वृत्त के भीतर के जितने भी बिंदु हैं उनका मोड क्या होगा, एक से कम होगा, क्योंकि देखिए वृत्त की परिधि पर जितने भी बिंदु हैं उनका मोड क्या हो जाएगा, उनका मोड तो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा क्या है, इंटीरियर पॉइंट है इस सर्कल का, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, <<1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर और वैसे देखिए इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं तो देखिए उसमें जैसे एग्जाम्पल 6 में अल्फ़ा कहाँ था, एक्स एक्सिस के ऊपर था। तो अल्फ़ा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है। तो वो कंडीशन हमने वहाँ पर अप्लाई की थी। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए राइट साइड में जो भी टर्म हमें मिली है उसका साइन हमें देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखिए अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जेड प्लेन के वृत्त के भीतर का बिंदु है। तो देखिए उसका जो मोड होगा वो है <<1 होगा, क्योंकि देखिए वृत्त की परिधि पर होता तो मोड ऑफ अल्फा कितना हो जाता 1, और वृत्त की परिधि के बाहर यदि होता तो मोड ऑफ अल्फा क्या हो जाता, <<1। तो देखिए यहाँ पर मोड ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, <<1 है। और वैसे भी देखिए यहाँ पर तो देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है ये देखिए होल स्क्वायर नहीं है, 1 - मोड अल्फा का होल स्क्वायर, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, देखिए मोड ऑफ अल्फा की जो वैल्यू है वो <<1 है। ठीक है, तो देखिए उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो देखिए ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर। और देखिए यहाँ पर ये मोड है तो ये भी पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि इसका साइन क्या होगा। तो देखिए ये ओवरऑल नेगेटिव कब होगी, जब मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर -1 क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो देखिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए और भी छोटी क्वांटिटी हमें मिल जाएगी, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है 0.5 क्या है, देखिए 1 से छोटा है। तो देखिए इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखिए 0.25। तो देखिए 0.25 तो इस 0.5 से भी छोटा है। ठीक है, तो देखिए एक से छोटी क्वांटिटी का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वह क्वांटिटी और भी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू <<1 होगी। तो देखिए ये क्वांटिटी यहाँ पर पॉजिटिव है और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है। तो देखिए यह क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी, जब मोड ऑफ जेड स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। क्लियर। देखिए यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे अगली स्टेप में, इम्प्लाइज देट मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर -1 नेगेटिव कब होगा, जब मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर -1 क्या हो जाए, नेगेटिव। और देखिए किस कारण से है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मोड ऑफ अल्फा क्या है, <<1 है। अब देखिए यहाँ पर मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर -1 नेगेटिव कब होगा, जब मोड ऑफ जेड का स्क्वायर -1 क्या हो जाए, <<0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मोड ऑफ डब्ल्यू का होल स्क्वायर <<1 जबकि मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर <<1। और देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मोड ऑफ डब्ल्यू <<1 जबकि मोड ऑफ जेड <<1। तो देखिए यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इस कंडीशन को भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने फाइंड किया था, देखिए ये किस तरह का बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, जो मोड ऑफ z=1 को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मोड ऑफ w=1 में। और देखिए यही बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देखिए
इस कंडीशन को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो देखिए जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड किया है वही रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अतः W इक्वल, देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, W इक्वल ई की पावर आयोटा लेमडा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार माइनस 1। ई की पावर आयोटा लेमडा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड अल्फा बार माइनस 1 रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण है। तो देखिए इसी के साथ यहाँ पर ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। और देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर हमने इस तरह के 2 एग्जाम्पल देखे हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 6 और एक एग्जाम्पल नंबर 8। और देखिए इससे पहले वाले वीडियो में एक एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमने देखा था। तो देखिए तीनों ही एग्जाम्पल देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट पर हैं और इनमें देखिए एक जैसे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए हम एक लास्ट एग्जाम्पल और देखेंगे और उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर देखिए हम लीनियर एलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में देखिए हम एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 किस तरह से है, देखिए निम्न द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदु तथा इसका सामान्य रूप ज्ञात करना है। तो देखिए एक तो हमें इनवेरिएंट पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्मल फॉर्म भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से दिया है, 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। तो देखिए प्रश्न के अनुसार द्विरेखिक रूपांतरण, तो देखिए यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया है W इक्वल 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इनवेरिएंट पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है। और देखिए इनवेरिएंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनवेरिएंट पॉइंट्स वो होते हैं जो जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्सिडेंट होते हैं। और देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इनवेरिएंट पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम W इक्वल क्या पुट करते हैं, Z हम पुट करते हैं। तो देखिए ये बात मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इनवेरिएंट पॉइंट्स की डेफिनेशन को समझा था, तो उस दौरान मैंने देखिए आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखिए यहाँ पर द्विरेखिक रूपांतरण के निश्चर बिंदुओं के लिए फॉर इनवेरिएंट पॉइंट्स वी पुट W इक्वल Z। तो देखिए हम क्या पुट करेंगे, W इक्वल Z हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ पर हम W के स्थान पर क्या पुट करेंगे, Z। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिलेगा 3z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1 इक्वल टू Z। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी आसान प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर W के स्थान पर आप Z पुट कीजिए और सोल्व कर लीजिए, आपको सीधे क्या मिल जाएंगे, इनवेरिएंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, निश्चर बिंदु मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3z माइनस 4 इक्वल Z स्क्वायर माइनस Z। तो देखिए यहाँ पर Z में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है प्लस 4 इक्वल 0। और देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है z माइनस 2 के होल स्क्वायर का। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर केवल एक ही इनवेरिएंट पॉइंट हमें मिला है, यही एकमात्र निश्चर बिंदु है जो कि दिए गए रूपांतरण का एकमात्र निश्चर बिंदु है, ओनली वन इनवेरिएंट पॉइंट। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म भी हमें फाइंड करना है। तो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सामान्य रूप होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, वो किस तरह से होता है देखिए उसको भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे।
नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है उसको भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी हमसे पूछा गया है, तो देखिए इसको भी हम यहाँ पर देखिए फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। देखिए नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें उस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्या चाहिए, इनवेरिएंट पॉइंट चाहिए। और देखिए इनवेरिएंट पॉइंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म किस तरह से होता है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इक्वल लेमडा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा। तो देखिए किसी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्मल फॉर्म इस तरह से होता है जहां पर देखिए अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा इनवेरिएंट पॉइंट्स हैं, निश्चर बिंदु हैं। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि जितनी भी वेरिएबल क्वांटिटीज हैं उनमें से देखिए अल्फा बीटा यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्वांटिटी से इनवेरिएंट पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस तरह की फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है। अब देखिए यहाँ पर इनवेरिएंट पॉइंट तो ओनली 2 है, जेड इक्वल 2। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू और जेड से देखिए 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की फॉर्म हम यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए ये केवल कैलकुलेशन से ही हम ऐसा फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया है उसी को हम आगे सोल्व करेंगे। और देखिए जितनी भी वेरिएबल क्वांटिटीज हैं उसमें से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर W इक्वल क्या है, यहाँ W इक्वल 3z-4 अपॉन z-1। तो देखिए ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखिए इसको हमें न्यू फॉर्म में हमें बदलना है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन हम करेंगे। और देखिए कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें z-2 W-2 की टर्म्स हमें लानी है। क्योंकि आपको मैंने बताया है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्मल फॉर्म में वेरिएबल क्वांटिटी से क्या सब्ट्रैक्ट होता है, इनवेरिएंट पॉइंट। और यहाँ पर इनवेरिएंट पॉइंट क्या है, 2 है, z इक्वल 2। तो देखिए जितनी भी वेरिएबल्स हैं या दो ही तो वेरिएबल्स होते हैं w और z, इनमें से 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस तरह की फॉर्म हमें बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को z-2 और w-2 की टर्म्स में फाइंड करना है। z-2 और w-2 के पदों में हम इसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। WZ-W इक्वल 3Z-4। तो देखिए इसको हम और कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर WZ-W माइनस 3Z+4 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर हमें W के स्थान पर क्या लाना है, W-2, और Z के स्थान पर क्या लाना है, Z-2। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर W के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, W-2। और देखिए Z के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, Z-2। तो देखिए ये इनबैलेंस हो जाता है। तो देखिए इसको हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए W को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, WZ ये तो यहाँ पर है। और देखिए W को यदि हम इससे मल्टीप्लाई करें तो -2W यहाँ आ रहा है। और इसको हम कैंसिल कर देंगे +2W से। और देखिए यहाँ पर -2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर -2Z। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, +2Z। और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए +4, तो हम क्या कर देंगे, -4। तो देखिए यहाँ पर हमने इस WZ को हमने इस तरह से यहाँ पर देखिए लिखा है। और देखिए ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, देखिए W के स्थान पर W-2 और Z के स्थान पर Z-2 को लाना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, W के स्थान पर W-2 लिखा और Z के स्थान पर Z-2 लिखा। और जो भी यहाँ पर बैलेंस के लिए जो भी टर्म्स हमें लेनी थी वो हमने यहाँ पर साइड में ले ली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, -W है, कितना है, -W। और यहाँ पर कितना है, -3Z+4 इक्वल 0। अब देखिए इसको हम और सोल्व करेंगे। W-2 Z-2 और यहाँ पर देखिए
2w और माइनस डब्ल्यू, फाइनली बचेगा यहाँ w, और z की टर्म देखिए सोल्व होगी तो क्या मिलेगी, w माइनस जेड। और यहाँ पर देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए इसे हम और कैलकुलेट करेंगे, w माइनस टू जेड माइनस टू, और देखिए यहाँ भी हम देखिए w माइनस टू और z माइनस टू की टर्म्स हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर w माइनस टू और यहाँ पर देखिए z माइनस टू, तो देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए हमने यहाँ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए जितने भी वेरिएबल थे z और w, उनको किस तरह से हमने यहाँ पर देखिए लिखा है w माइनस टू और z माइनस टू के पदों में। तो देखिए यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्मल फॉर्म है। अब इसको देखिए हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए इसको और भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड कर दें w माइनस टू जेड माइनस टू से, तो देखिए हमें किस तरह की टर्म मिलेगी, 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस टू माइनस 1 अपॉन w माइनस टू इक्वल 0। तो देखिए यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। इसको चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस टू इक्वल 1 अपॉन w माइनस टू। तो देखिए यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्मल फॉर्म में देखिए वेरिएबल क्वांटिटी से कौन सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इनवेरिएंट पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर इनवेरिएंट पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप है। तो देखिए यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, नॉर्मल फॉर्म, और यही हमें फाइंड करना था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पर अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं। और देखिए यदि उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाया है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूं, और जो भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है उस पर मैं अलग से वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो देखिए कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। और देखिए यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देखिए हम स्टार्ट करेंगे लीनियर एलजेब्रा, रेखिक बीजावली। और देखिए उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू बुक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।